नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। देखिए, दंगल 2024 के नाम से हम लोग एक विशेष कार्यक्रम चला रहे हैं द एचडी न्यूज चैनल पर। और इसमें हम लोग बताते हैं कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें अलग अलग लोकसभा में बिहार के अंदर कैसा दंगल देखने को मिलेगा। तो वैसे में आज फिर से हम लोग आपके सामने हाजिर हैं। हमारे साथ फिर से आज मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ भोलानाथ सर, और इनसे विस्तार से हम लोग बातचीत करके आज समझेंगे कि जो मांझियों का गढ़ है गया, उसमें कैसा होगा यहाँ का चुनावी सफर इस बार। धन्यवाद प्रशांत। गया लोकसभा क्षेत्र बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोकसभा क्षेत्र है। इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि हम लोगों को जान लेनी चाहिए कि आखिर ये क्यों महत्व रखता है। आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध जब ज्ञान की तलाश में निकले थे तो बोध गया में, जो कि गया लोकसभा क्षेत्र का ही एक विधानसभा क्षेत्र है, एक इलाका है बोध गया, वहीं पर पीपल के वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह पीपल का वृक्ष काफ़ी पवित्र माना जाता है बौद्ध समाज के लिए, बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए, बौद्ध श्रद्धालुओं के लिए। पूरे देश दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु भक्त जो भी हैं उस धर्म को मानने वाले लोग, और पूरी श्रद्धा से वहाँ पर पूजा अनुष्ठान करते हैं। थोड़ा सा मैं ये भी आपको बता दूं कि जिस पीपल वृक्ष का मैंने नाम लिया, बहुत ही पवित्र वृक्ष माना जाता है, उसकी पत्तियों को तोड़ा नहीं जाता है। और बौद्ध धर्मावलंबी वहाँ पर रात दिन इंतजार करके, रात को भी वहीं सो करके इंतजार करते हैं कि एक पीपल का पत्ता गिर जाए तो हम उसको ले लें और उनका जीवन धन्य हो। उस पीपल के पत्ते के लिए वो लोग घंटों कई कई दिन तक इंतजार करते हैं। तो ये तो उसका धार्मिक महत्व हुआ। उसी कारण से चूँकि सारे देश दुनिया भर के पर्यटक श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं, तो वहाँ पर बिहार का एकमात्र और पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी वहीं पर है। तो ये तो हुई उसके एक बौद्ध धर्मावलंबियों के लिहाज से। दूसरा, वहाँ पर विष्णुपद मंदिर है, जहाँ से भी कि सारे दुनिया भर के जो हिंदू श्रद्धालु हैं वो पिंडदान के लिए वहाँ पर आते हैं। और पितृपक्ष मेले के दौरान लाखों लोग वहाँ पर अपने पितरों को पिंडदान अर्पण करते हैं और उनके मोक्ष की कामना करते हैं। तो इस लिहाज से गया लोकसभा क्षेत्र काफ़ी मायने रखता है, काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। इसमें 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। प्रशांत, जरा हमारे व्यूवर्स को बता दीजिए कौन कौन विधानसभा क्षेत्र है और वहाँ पर किस किस पार्टी के विधायक अभी काबिज हैं। चलिए, तो एक बार नजर डालते हैं गया लोकसभा के अंदर आने वाले विधानसभा क्षेत्रों पर। सबसे पहला विधानसभा क्षेत्र जो है वो है सिरघाटी। वहां से मंजू अग्रवाल जीती हुई हैं इस बार और राजद से हैं वो। दूसरा विधानसभा क्षेत्र जो है वो है बाराचट्टी, और वहां से ज्योति देवी जीती हुई हैं। और ज्योति देवी जो है वो हम पार्टी से आती हैं, जीतन राम मांझी की पार्टी है। उसके बाद तीसरे विधानसभा की बात करें तो सर ने बताया था कि बोध गया एक विधानसभा क्षेत्र है जहां बहुत पवित्र माना जाता है बौद्ध लोगों के लिए। तो वहां से जीते हुए हैं कुमार सर्वजीत, जो कि राजद से आते हैं। उसके बाद फिर आगे देखें गया टाउन, तो गया टाउन से प्रेम कुमार हैं, बीजेपी में हैं, बड़े चेहरे हैं। फिर उसके बाद राज्य सरकार में मंत्री भी हैं। बेलागंज है अगला विधानसभा, जहां से सुरेंद्र प्रसाद यादव जीते हुए हैं, वो भी राजद से आते हैं। और आखिरी जो सबसे अंतिम यानी कि 6 विधानसभा जो उनमें छठा विधानसभा है वजीरगंज, वहां से बीरेंद्र सिंह जीते हुए हैं, जो कि बीजेपी से आते हैं। प्रशांत, आपने इस विधानसभा क्षेत्रों की जानकारी दे दी है। अब थोड़ा सा हम लोग इसके क्या महत्व है सियासी रूप से, इसकी भी हम लोग चर्चा करें। तो यहाँ पर थोड़ा सा कास्ट इक्वेशन में जाएंगे, प्रशांत बाद में उसका खुलासा भी करेंगे, डिटेल बताएंगे। ये एक अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व सीट है, एससी रिजर्व सीट है या आरक्षित सीट है। और यहाँ पर ये सीट लगभग आधी सदी यानी 56 सालों से, 50 सालों से अधिक समय, 56 सालों से यह सीट आरक्षित है एससी के लिए। और अगर एक किसी समुदाय की देखें तो 25 सालों से यहाँ पर माझी समुदाय के किसी न किसी उम्मीदवार का, नेता का इस सीट पर कब्जा रहा है। जीतन राम मांझी जो कि बिहार के पूर्व सीएम भी हैं,
यहाँ से चुनाव 2 बार लड़े हैं, लेकिन दोनों बार उनको काफ़ी बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। और इस बार फिर वो टिकट के लिए रेस में हैं। टिकट में रेस इस बार महागठबंधन से अलग होने के बाद जब नीतीश जी और ये लोग इस एनडीए के फोल्ड में आए हैं, तो अब वो एनडीए के लिए सीट की दावेदारी कर रहे हैं। अगर अभी हम मौजूदा लोकसभा सांसद की बात करें तो वहाँ से विजय मांझी सांसद हैं लोकसभा के, वो 19 में जीते थे और अभी वो जदयू के सांसद हैं। जदयू के सांसद के रूप में अब इस बार उनका टिकट का क्या होता है, एनडीए में उनको बरकरार रखा जाता है, फिर से रिपीट किया जाता है, या कि जैसा कि हमने बताया कि मांझी भी इस सीट के लिए पुरजोर दावेदारी कर रहे हैं एनडीए में। तो मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन को एमएलसी बना दिया गया है। अब एक दावेदारी ये हो रही है कि हो सकता है कि मांझी इस सीट के लिए अड़ जाएं और कहें कि हमको ये सीट चाहिए, हम लड़ना चाहते हैं। अगर बात बनती है तो ठीक, नहीं तो अगर एनडीए का नेतृत्व दलों के आलाकमान अगर ये तय करते हैं, भाजपा जदयू मांझी ये सब लोग मिल करके अगर तय करते हैं कि नहीं जदयू की सीट है तो जदयू के ही उम्मीदवार को रखा जाए, तो भी उस स्थिति में 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो विजय मांझी को रिपीट किया जा सकता है या फिर किसी दूसरे को जदयू मौका दे सकता है। चर्चाएं ये भी हैं कि जदयू इस बार अपना उम्मीदवार बदल भी सकता है। तीसरी संभावना है, एक और उम्मीदवार हैं हरि मांझी। हरि मांझी पहले भाजपा के सांसद रह चुके हैं और जब पिछली बार जदयू से वहां पर विजय मांझी चुनाव लड़े और जीते, तो फिर हरि मांझी नाराज होकर के और फिर अपना अलग लाइन ले लिए थे। अभी वो जब नीतीश कुमार महागठबंधन के खेमे में थे तो नीतीश कुमार से काफ़ी करीबी होकर के और वो इस सीट के लिए फील्डिंग कर रहे थे। तो यह अब तो हालांकि नीतीश कुमार एनडीए के खेमे में आ गए हैं, तो हरि मांझी हो सकता है कि महागठबंधन के लिए एक उम्मीदवारी का अपना रास्ता तलाश रहे हों। और हरि मांझी एक दमदार उम्मीदवार हैं, पहले जीत चुके हैं, समाज में उनकी एक पहचान है, पैठ है। तो हो सकता है कि महागठबंधन की तरफ से या राजद की तरफ से उनको उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए। एक और उम्मीदवार सामने आ रहे हैं जो कि राजद के ही हैं, और जैसा अभी प्रशांत बताए कुमार सर्वजीत, वो बोधगया से सांसद हैं और बोधगया से विधायक हैं, और अभी जो महागठबंधन की सरकार थी उसमें कृषि मंत्री थे। तो कुमार सर्वजीत की भी छवि एक गंभीर नेता की रही है और वो भी चाहते हैं कि लोकसभा क्षेत्र से, गया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का उनको मौका मिले। तो ये भी संभव है कि महागठबंधन से उनको राजद के रूप में मौका दिया जाए। तो ये एक कुल मिलाकर के एक सीन चल रहा है जिसमें कि विजय मांझी भी रिपीट हो सकते हैं या जदयू उनको उनकी जगह दूसरा कोई उम्मीदवार दे सकता है, या हरि मांझी आ सकते हैं राजद के खेमे से या महागठबंधन के खेमे से, और तीसरे कुमार सर्वजीत का एक दावेदारी बन रही है। लेकिन इन सब के अलावा अगर कुल मिलाकर के देखें तो भाजपा भी ये सीट जो है वो पुनः भाजपा के खाते में भी जाने की चर्चा चल रही है। हो सकता है कि भाजपा कुछ सीटों की, एनडीए में कुछ सीटों की अदला बदली की जो बात चल रही है उसमें हो सकता है कि गया सीट पर भाजपा अपना पुराना जो दावेदारी उसकी है उसको दावा ठोके और उसकी जगह, जदयू की जगह पर भाजपा को ये सीट जाए तो भाजपा फिर किसको उम्मीदवार बनाती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। वैसे कुल मिलाकर के ये एक सीन चल रहा है गया लोकसभा क्षेत्र को लेकर के। प्रशांत, चलिए तो आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले यहाँ के जो मतदाता हैं उनके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो गया लोकसभा क्षेत्र जो है उसमें कुल मतदाता 17,04,596 हैं। उनमें अगर महिला मतदाताओं की बात करें तो 8,83,976 हैं। पुरुष मतदाताओं की बात करें तो 8,20,562 है। यानी कि यहाँ पर पुरुष मतदाताओं पर अगर देखा जाए तो थोड़ी सी महिला मतदाता जो है वो भारी है। हालांकि यहाँ पर अगर जातीय समीकरण की बात करें तो जातीय समीकरण से पहले मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि जीतन राम मांझी दावा करते हैं कि मांझियों के नेता हैं, लेकिन इस लोकसभा में 2 बार जोर आजमाइश किए, सर अभी बता रहे थे, और दोनों बार उनको यहाँ से शिकस्त मिली है।
फिर भी एक बार नजर डालते हैं कि किस जाति का यहाँ पर रहता है वर्चस्व। अगर देखें तो केवल एससी कैटेगरी की जो जातियां हैं उनकी ही 29% की संख्या है यहाँ पर। उसके बाद यादव आते हैं, यादव जो है वो 15% है, मुस्लिम जो है वो 12.5% है और मांझी जो है वो 12% है। और इसी के कारण एससी रिजर्व सीट है और मांझी 12% हो जाते हैं। तो यहाँ से मांझियों का जो वर्चस्व है, जो जैसा कि सर ने बताया कि 25 साल से वर्चस्व है मांझियों का, तो इसी के कारण यहाँ पर ये देखने को मिलता है। तो एक सवाल हम चलते चलते सर से लेना चाहेंगे कि जिस प्रकार से सर यहाँ पर देखा जा रहा है यादव 15% है, मुस्लिम 12.5% है, तो एमवाई समीकरण रजत का मजबूत है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए ये बात सही है कि यहाँ पर अगर एमवाई समीकरण के लिहाज से देखें तो मुस्लिम और यादव एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। लेकिन माझी एक तो एससी समुदाय को बिलोंग करता है और यहाँ पर बहुमत में है, बहुतायत में है, सबसे अधिक संख्या उनकी है। तो अभी जो जैसा हम लोग पिछले दिनों कास्ट सर्वे के आधार पर कई चीज़ों का आकलन किए थे प्रशांत, तो उसमें यह बात आई थी कि अकेले 36% ईबीसी मतदाता हैं। और यही कारण है कि चाहे महागठबंधन हो या एनडीए हो, दोनों खेमे ईबीसी मतदाताओं को अपने से जोड़ने के प्रयास में लगे हुए हैं। वो मान करके ये चल रहे हैं कि ईबीसी मतदाता जिधर झुकेगा उधर जीत हासिल होगी। तो इस लिहाज से केवल यादव और मुस्लिम जोड़ करके आप ये नहीं कह सकते हैं कि विनिंग कॉम्बिनेशन है और वो जीत जाएंगे। थोड़ा सा ये भी देखना होगा कि गया, चूंकि हम बताए आपको कि एक धार्मिक नगरी है, विष्णुपद मंदिर और तमाम चीज़ों को लेकर के, फल्गु नदी और इन सब चीज़ों को लेकर के, तो थोड़ा सा भाजपा का वहाँ पर एक असर देखा गया है, प्रभाव देखा गया है। अभी आपको बताया इन्होंने कि प्रेम कुमार जो राज्य सरकार में मंत्री भी हैं, वो गया टाउन से बिलोंग करते हैं। और एक और प्रशांत जो विधायक हैं गया से, एक और है वीरेंद्र सिंह जो हैं, तो ये दो कम से कम बीजेपी के हैं। वहीं अगर आप देखिए तो जदयू का यहाँ पर अभी कोई विधायक नहीं है। तो अगर कुल मिलाकर के कास्ट इक्वेशन के लिहाज से देखें तो ये माना जा सकता है कि माझी प्लस फॉरवर्ड और प्लस ईबीसी, ये सब मिल करके जिधर झुकेंगे जीत उसी खेमे की होगी, या तो एनडीए की या महागठबंधन की। थोड़ा सा हम इसमें एक चीज और जोड़ दें कि गया लोकसभा क्षेत्र अपने खास भौगोलिक स्थिति के लिए भी एक महत्व रखता है। इसके एक तरफ है औरंगाबाद है, जहाँ की फॉरवर्ड मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है और वहाँ से फॉरवर्ड की ही जीत हासिल होती रही है। जहानाबाद है, वहाँ भी फॉरवर्ड मतदाता हैं अच्छी संख्या में, और वहाँ से भी जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र से उसी समुदाय से लोग जीतते हैं। तो ये दो तीन अगल बगल के जो अगर हम क्षेत्र देखें तो उस लिहाज से भी गया का परिणाम जो है या गया की स्थिति जो है यह आसपास के दो तीन लोकसभा क्षेत्रों को प्रभावित करती है। प्रशांत, चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको और दे दूं कि गया लोकसभा ऐसा क्षेत्र है जहां पर 78% जो वोटर्स हैं वो गांव में रहते हैं और 22% जो है वो शहर में रहते हैं। तो इस लिहाज से किसको बढ़त दिख रहा है? देखिए, गांव, हम आपको बताएं कि गांव और शहर से बहुत ये नहीं है। गांव में अगर आप देखें तो जो वोट कॉम्बिनेशन है वो, और शहरों में जो है, तो वो कुल मिलाकर के कास्ट इक्वेशन के हिसाब से ही चीज़ें जीत हार तय करती हैं। तो या तो गांव में हो या शहर में हो, जो वोटर्स हो उसमें कोई बहुत अंतर नहीं रहता है। मेन है कि यादव मुस्लिम, और अब तो तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं कि हमारी A to Z पार्टी है, उस नारे को बदल करके उन्होंने माई बाप का नारा दिया है, मुस्लिम और यादव, और बाप में उन्होंने बहुजन पुअर गरीब और दूसरे समुदायों को लेकर के कह रहे हैं कि ये हमारी पूरी एक A to Z पार्टी बन गई है। तो इस लिहाज से देखना है कि उधर एनडीए का कहना है कि सबका साथ सबका विकास, मोदी की गारंटी, और इधर इनका A to Z की पार्टी। तो किस नारे को लोग अपनाते हैं, किस पर भरोसा करते हैं, किस पर विश्वास करते हैं, गांव शहर से बहुत मायने नहीं रखेगा, लेकिन जिस पर लोगों का ज्यादा भरोसा होगा उसी का उम्मीदवार यहाँ से जीतेगा। चलिए, तो दंगल 2024 में आज इतना ही। फिर एक लोकसभा के चर्चा को लेकर आएंगे हम अपने एडिटर इन चीफ भोला सर के साथ, और फिर से बातचीत करेंगे एक नए लोकसभा के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।
धन्यवाद।